ओके, शैल वी स्टार्ट। अब देखो बेटा, लिसन, सबसे पहले हम मार्किंग्स कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पे अपना एडजस्टमेंट आएगा। तो पहला तो क्लोजिंग स्टॉक है, कहीं नहीं आएगा। फिर है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स, कितना 10%, एंड प्लांट एंड मशीनरी 15%। तो लूज टूल्स एंड प्लांट एंड मशीनरी वी विल मार्क अ स्टार इन फ्रंट ऑफ इट। नेक्स्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹500, मतलब इंश्योरेंस के साथ एडजस्टमेंट है। वेयर इज इंश्योरेंस? तो रेंट रेट इंश्योरेंस। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो वो भी उसी के अंदर है, तो दो मार्किंग्स आएगा रेंट रेट एंड इंश्योरेंस के आगे। उसके बाद चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, तो कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों के आगे स्टार लिखेंगे। तो कैपिटल के आगे भी स्टार लगा दिया और ड्राइंग्स के आगे भी स्टार लगा दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी के आगे भी क्या करेंगे? स्टार लगाएंगे। वेयर इज द सैलरी? ये रहा, परचेज के ऊपर। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम सम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है अपने को? तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? दैट इज 14,400। फिर दिया है डेटर्स। डेटर्स के साथ यहां कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर सीधा एसेट्स में आ जाएगा, लीविंग 10 लाइन्स। वाई 10 लाइन्स? दिस इज फॉर फिक्स एसेट्स, तो इधर लिखेंगे डेटर्स। यह ओनो था ही नहीं, दिस वॉज अ वेरी सिंपल सम। सो 30,000 डेटर्स। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न का स्पेस वी हैव इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो वहां पे जाके हम रिटर्न इनवर्ड लिखेंगे 1650 और उसको कर देंगे ब्रैकेट। क्यों ब्रैकेट? क्योंकि माइनस है। नेक्स्ट, उसके बाद रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, दो स्टार है इसके आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? ठीक है, ठीक है। दिस इज व्हाट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? दिस इज इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट है तो P&L में जाएगा। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल leave one space on both the sides, and then we will write here to rent comma rates and insurance. Or rent rate and insurance is 2250. There are two adjustments. Adjustment number 1, prepaid insurance. Prepaid, pre always support less. So pre हमेशा क्या होता है? less. Right here, less. That is prepaid insurance. Less prepaid insurance, and the prepaid insurance का value 500. So we will deduct 500 and the outside हमें लिखना पड़ेगा 1750. So because we have paid in advance, मतलब this is a advance. So advance is a asset. So in the balance sheet asset side, we will write prepaid insurance. That is 500. नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू दिस वन इज आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। सो क्या करेंगे? यहां पे जाके लिखेंगे ऐड। यस, सॉरी वो दूसरा एडजस्टमेंट है तो उधर ही लिखना है 1750, ठीक है, क्योंकि एक और एडजस्टमेंट है ना इससे रिलेटेड, तो लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 400। ऐड करो कितना आता है?
2150। अब देखो आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब हमने पे नहीं किया तो इन फ्यूचर वी हैव टू पे, एंड एनीथिंग वी हैव टू पे इन फ्यूचर इज अ लायबिलिटी। कहां लिखेंगे? लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। कम टू द लायबिलिटी साइड क्विक, यहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट 400। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हो चुका है, दोनों इफेक्ट दोनों दे दिए। नेक्स्ट देखो प्रोडक्टिव वेजेस। अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया था एक सम में, क्या देयर आर टू टाइप ऑफ वेजेस, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, प्रोडक्टिव मतलब उसके अगेंस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, और अनप्रोडक्टिव मतलब हमारा लॉस। यस, जैसे लाइट चली गई, टेक्निकल इशू आ गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट प्रोडक्शन तो नहीं हुई लेकिन पैसा देना पड़ा, दैट इज अ लॉस। तो प्रोडक्टिव वेजेस कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एंड अनप्रोडक्टिव इज अ लॉस, सो कम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऑलवेज रिमेंबर, सो दिस इज व्हाट, this is productive wages we had to write in trading account debit side. So write here to productive wages 2525, करेक्ट, इट्स 2525। विधि मेरी आवाज आ रही है ना तेरे को? चैट में यस नो लिख दे। ओके गुड। अच्छा अब देखो प्रोडक्टिव वेजेस के बाद क्या है? डिस्काउंट। 5 चीजें बोली थी, डिस्काउंट, कमीशन, रेंट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो डेबिट है तो डेबिट में P&L के, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, या डेबिट है तो P&L के जाके डेबिट में लिखो। यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट डिस्काउंट 390। इंटरेस्ट का भी सेम फंडा, डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, तो डिस्काउंट के नीचे लिखेंगे टू इंटरेस्ट। हाउ मच? 475। Next is loss by fire. Any loss will come to the P&L debit. Loss अब तुम बोलोगे सर बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे थे तुम, कोई भी गुड्स का लॉस हो ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखो, ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखो, ये क्यों नहीं लिख रहे? एडजस्टमेंट आता था ऐसा क्या करते थे? 2 चीज करते थे, एक टीसी में लिखते थे ट्रेडिंग क्रेडिट में, एक P&L के डेबिट में लिखते थे, ऐसा ही करते थे ना। भूमि मैडम मैं क्या बोल रहा हूं बता जरा। हाँ, अगर एडजस्टमेंट में लॉस बाय फायर होता था क्या करते थे? 2 इफेक्ट देते थे, कौन कौन से? डेबिट क्रेडिट तो देंगे, डेबिट कहां क्रेडिट कहां? नहीं मैं वही एडजस्टमेंट बोल रहा हूं ना, लॉस बाय फायर। P&L में लॉस है तो P&L में आना है, एक। दूसरा मैंने बोला था फुकट में गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग क्रेडिट में, क्योंकि जल गई मतलब फायर। लेकिन वो कहां आता है? जहां एडजस्टमेंट में हो। ये तो ट्रायल बैलेंस में है, तो ट्रायल बैलेंस में हो तो दैट मीन्स कि गुड्स से पहले ही माइनस हो चुका है वो, तो गुड्स में परचेज में से माइनस हो चुका है, तो फिर तुमको ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहां लिखोगे? ओनली लॉस में, P&L लॉस ओनली लिख लो, उधर नोट लिखो,
if any kind of loss of goods, or drawings of goods given in adjustment, then first effect will be in TC. सेकेंड इफेक्ट जैसा भी ले लो, दो इफेक्ट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट पहले आता है तो इसलिए फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट विल बी इन टीसी, सेकेंड इफेक्ट इन पी एंड एल डेबिट और लेस फ्रॉम कैपिटल। ड्रॉइंग्स होगा तो थोड़ा ना पीसी में लिखेंगे, ड्रॉइंग्स तो कैपिटल से माइनस होगा, ठीक है। या तो पीसी में आएगा या फिर कैपिटल से माइनस होगा। पीसी नहीं, सॉरी पीडी, पी एंड एल डेबिट साइड ना, पीडी, या तो पीडी में आएगा या फिर माइनस कैपिटल होगा। बट इफ इट इज इन ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस, बट इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, we will not write in TC, we will not write in TC। मतलब सेकेंड इफेक्ट आना है, या तो पी एंड एल में आएगा और अगर ड्राइंग्स होगा तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। मतलब फर्स्ट इफेक्ट फिर कैंसिल हो जाना है। अगर कहां होगा? ट्रायल बैलेंस में। अगर एडजस्टमेंट में होगा फिर दोनों, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो ओनली सेकेंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट नहीं आएगा टीसी वाला, खत्म। समझा बेटा? तूने क्यों कंफ्यूज होके किया था? दोनों में क्लैरिटी हुआ अभी? ये किधर है? ये एडजस्टमेंट नहीं है कि दो इफेक्ट देंगे, ये कहां है? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में एक ही इफेक्ट आता है, और वो भी कौन सा आता है? सेकंड वाला। तो सेकंड इफेक्ट क्या था? यहां पे लॉस है तो पी एंड एल डेबिट में आएगा। चलो आगे चलते हैं। सैलरीज, सैलरीज के आगे स्टार है, सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इधर लिखेंगे टू सैलरीज। सैलरीज कितना है? 1850 है। अच्छा, तो आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड, तो लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 650। तो टोटल करो जरा, कितना होगा? 0052। अच्छा, सेकंड इफेक्ट कहां आएगा भूमि मैडम? ये तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया ना, ऐड। अब सेकंड इफेक्ट देख, फ्यूचर में तुझे पे करना है, मिलेगा। आउटस्टैंडिंग है तो मतलब पे करना है, लायबिलिटी। तो लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, हाउ मच? कितना था? 650। क्लियर? अंडरस्टूड? विधि समझ रहा है ना तेरे को? नहीं समझेगा तो मेरे को चैट में बोल दियो इमीडिएटली। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एज शी सेड परचेजेस। ओके गुड। अच्छा देखो, परचेजेस के लिए तो स्पेशल जगह छोड़ा है हमने। हाउ मच द परचेजेस आर? 24,350। वी विल राइट हियर 24,350। इट इज 24,350। अच्छा, इसमें से अच्छा उसके बाद क्या आता है? ड्राइंग्स। कुछ एडजस्टमेंट है क्या इसका? परचेज का नहीं है ना? नहीं, ड्राइंग्स के आगे है एडजस्टमेंट। ड्राइंग्स कहां आता है? पहला इफेक्ट ड्राइंग्स का बोलो। पहले तो ड्राइंग्स के कहां पे है? ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस में एक ही इफेक्ट आता है, तो क्या करेंगे फिर? कहां लेंगे? लायबिलिटी में कहां? माइनस कैपिटल। तो बैलेंस शीट में चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल,
देखो पहला पॉइंट तो कैपिटल है नहीं अभी तक हमारे पास, एक लाइन छोड़नी है। क्यों छोड़नी है? क्यों छोड़नी है भाई एक लाइन? एक लाइन क्यों छोड़नी है? और नेट लॉस। ठीक है, नेक्स्ट लेस ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स था कितना? तो 2500 का। तो 2500 का ड्राइंग्स है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट क्या है? वो बोलता है 7% क्या लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लो। अच्छा डेट दिया है क्या ड्राइंग्स कब किया? फर्स्ट डे किया, लास्ट डे किया, बीच में किया? तो हमारे पास तो 6 मंथ्स का ही लेना है। तो इधर लिखेंगे 2500 इंटू 7/100 इंटू 6/12। वही तो बोला था कि अगर टाइम ना दिया हो तो हम एज्यूम करते हैं कि इन बिटवीन लिया है, 6 मंथ्स का निकालना होता है। हाँ जितना भी है, तो इधर लिखेंगे 1/2 0 0 एंड 0 0। ठीक है, बोला ना कि हमें पता ही नहीं है ड्राइंग्स कब हुआ है, हमें पता ही नहीं है ड्राइंग्स कब हुआ है। तो ना तो, क्या दो पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले ही दिन हो गया रहेगा या आखिरी दिन हुआ रहेगा? तो हम क्या करते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं। मैंने बताया था ये बहुत बार, मैंने बोला था कैपिटल में ऐसा क्यों नहीं करते। तो आप ही लोगों ने आंसर दिया था, सर कैपिटल के बिना बिजनेस कैसे होगा? तो मतलब कैपिटल तो पहले दिन भी है। वही मैं आंसर दे रहा हूं, पर तुम लोगों ने मेरे को आंसर दिया था ये कि कैपिटल पे 6 महीना नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल, ऑब्वियसली कैपिटल है तो बिजनेस है, तो कैपिटल तो पहले ही दिन अपने पास होगा। लेकिन ड्राइंग्स है तो बिजनेस है ऐसा नहीं है, ड्राइंग्स कभी भी हो सकती है, बिना ड्राइंग्स के भी बिजनेस जिंदा होता है। ओके ओके, आगे चलें। अच्छा 25 × 7। ओ दीदी इधर ध्यान दो, 25 × 7 कितना होगा? 170 डिवाइडेड बाय 2। एटी 8 ले लो ना। दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन। 88 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। टैली हो जाता है मैडम, क्योंकि दिस इज अ कंपनसेटिंग एरर। उतने से ही डेबिट में गलती कर रही, उतने से ही क्रेडिट में, तो टैली होगा। याद है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस में कौन अटकेगा? जो सिंगल साइडेड एरर होगा, डबल साइडेड में टैली हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ तो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ए इनकम फॉर द बिजनेस और एक्सपेंस? हाँ, मतलब हमारा पैसा लेके जाएगा और हम ऊपर से इंटरेस्ट भी देंगे। मालिक हमारा पैसा लेके गया ड्राइंग्स करके, और हम उसको इंटरेस्ट देंगे कि उससे लेंगे? उल्टा लेंगे ना, हमने लोन दिया उसको। तो इनकम में लिखेंगे 88, पीसी में चलो इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या नहीं करते?
3 बार अभी मैं बोला कि कैपिटल होगी तो बिजनेस होगा, तो मतलब ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस की बात है कि पहले दिन कैपिटल था तो इंटरेस्ट भी पहले ही दिन से स्टार्ट होगा। बिजनेस स्टार्ट ही तभी होता है जब कैपिटल आती है। अच्छा, दूसरा इफेक्ट, मालिक की कैपिटल कम करो 88 से, लेस फ्रॉम कैपिटल। तो जैसे ड्राइंग लेस हुआ है वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस होगा। मैंने बोला था जिधर हाथी जाएगा उधर ही उसकी पूंछ जाएगी, तो ड्राइंग्स माइनस हुआ है तो इंटरेस्ट भी माइनस ही होना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 88 डिडक्ट कर दिया। समझ गया, मैं बोलूंगा। गरेवाल की बुक यूज करते थे। अग्रवाल या गरेवाल? अग्रवाल शायद मैथ्स का है। ओके, इधर देखो, अभी नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ड्राइंग्स के बाद कैरेज आउटवर्ड। तो डेयर सीवी गुप्ता, समझा। आगे चलें, नेक्स्ट क्या है देखो, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहां लिखेंगे टू कैरेज। तो कितना है बेटा 1275 मतलब 1275 कैरेज आउटवर्ड। पी एंड एल में क्यों लिखा भूमि? आउटवर्ड है। तेरा नाम भूमि है? अभी देखो नेक्स्ट, लूज टूल्स पे एडजस्टमेंट है। भूमि क्या करूं? कहां लगेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ना। चलो एसेट साइड पे लिखेंगे लूज टूल्स। दीदी पहले अमाउंट तो लिखने दे। डेप्री एट द रेट ऑफ 1750 माइनस करो तो बताओ। 1575। अरे उसकी आवाज नहीं आ रही है ना मेरे तक। हाँ विधि बोल, कुछ डाउट है क्या? सेंड इन राइटिंग। हाँ बोल, क्या क्या डाउट है बेटा? अरे ओके, क्लियर हो गया, गुड। ओके अच्छा, अब देखो बेटा, लूज टूल्स में से 1750 माइनस तो कितना आया? 15750। जल्दी बोलो, डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर आता है? पी एंड एल में। अच्छा, एक से ज्यादा हो तो क्या करते थे? पहले हेडिंग बनाते थे टू डेप्रीसिएशन।
वेरी गुड ऑन लूज ठीक है। अच्छा लिख लेते हैं चलो, ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा कितना परसेंट था? 15%। तो थी कितने की? 14,000। चलो एक कैलकुलेशन मार लेते हैं इधर। तो इधर लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा एक एक ट्रिक बताऊं 15% कैलकुलेट करने का। 10 निकालो और आधा ऐड कर दो, तो 1400 प्लस 800 कितना होगा? 1400 प्लस 800 कितना होगा? 2200। 1400 प्लस 800, हाँ सॉरी 700, हाफ लगेगा ना। 7 बराबर है 700। अब 2100 हटाओ ना जरा, 1400 में से कितना आएगा? यस 11,900। अब इसको किधर लिखेंगे? कोई जगह छोड़ी थी हमने? यस। अब बताओ बाहर कितना आएगा? 0583। ठीक है डन। विधि समझा ना बेटा? ओके गुड। नेक्स्ट देखो, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों ही एसेट है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों एसेट है। एसेट में लिखो, चलो एसेट में किधर, इधर लिखते कैश इन हैंड कैश एट बैंक। अच्छा कैश इन हैंड है 1250 एंड 7,500। चलो अभी आ जाओ क्रेडिट बैलेंसेस पे। पहले क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर विल बी हियर। अच्छा रिटर्न आउटवर्ड। हेलो, रिटर्न आउटवर्ड मतलब? हाँ, तो परचेज रिटर्न कितने की है? अच्छा अब एक काम करो, 24,350 माइनस 750 करो। यस 23,600। अच्छा नेक्स्ट है सेल्स कितना? 20,000। अरे ये लॉस करेगा ये तो। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बहुत बड़ा होगा फिर, हाँ। अच्छा 20,000 में से 1650 माइनस करो, कितना आता है? यस 18,350। ओके डिस्काउंट क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड पे लिखना है, तो लिखो बाय डिस्काउंट 365। ओ नेक्स्ट इज कैपिटल, और कैपिटल पे है स्टार। तो पहले तो कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल हमें पता है सबसे टॉप पे आती है, तो कैपिटल इज 75,000, सो वी हैव रिटर्न 75,000। अच्छा अभी ये एडजस्टमेंट पूरी की पूरी कौन करवाएगा? करवा। पहले कैलकुलेशन कर लें दीदी।
75,000 कैपिटल है, इनटू रेट कितना है देखना 5%। अब इस पे मत 6/12 कर दियो। कितना आएगा जल्दी, 750 इंटू 5, 3,750। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस, क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंस है, तो P&L डेबिट में जाएंगे, जल्दी 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 यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट, ऐड करेंगे, यस ऐड करेंगे इंटरेस्ट ठीक है। कितना होएगा, लो कैपिटल में करो ऐड इंटरेस्ट, कितना था 3750 ना, 3750 था ना, हो गया ये भी। आगे क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। देखो नॉर्मली क्या होता है, दो इफेक्ट होते हैं आउटस्टैंडिंग के, एक ऐड और दूसरा लायबिलिटी, बैलेंस शीट लायबिलिटी। लेकिन एक कब होता था, एडजस्टमेंट में। अब अगर ये ट्रायल बैलेंस में आ गया तो ओनली बैलेंस शीट इफेक्ट वी विल गिव, लिख ले उधर। इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग और प्री, इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग और प्री is given in trial balance, only balance sheet effect we will give। फिर वो एड लेस भी आएगा, बैलेंस शीट इफेक्ट विल बी गिवन। क्यों, वही बोल रहा हूं, अगर आउटस्टैंडिंग और प्री ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो ओनली बैलेंस शीट वाला इफेक्ट ही आएगा। अरे दीदी दो इफेक्ट देते थे ना, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता था, ऐड, और सेकंड क्या करते थे, बैलेंस शीट में लिखते थे लायबिलिटी। लिसन लिसन लिसन, दिस इज इंटरेस्ट मिला नहीं, दिस इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ना। बेटा ये आउटस्टैंडिंग है ना, वो मिले हुए को करते हैं, ये तो पर्सनल अकाउंट है। देखो ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हमने इंटरेस्ट भरा नहीं है। इधर देखो बेटा, एक मिनट, अच्छा इंटरेस्ट मिला हो तो एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री बता मेरे को, इंटरेस्ट मिला जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट इज इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल, तो मतलब इंटरेस्ट मिला तो मैं क्या लिखूंगा, टू इंटरेस्ट। और किस में मिलेगा, कैश में या बैंक में, ये एंट्री होगी इंटरेस्ट मिलने की, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसमें क्या होगा, अगर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट लिखा हुआ है, मतलब वो हमारी इनकम है, हम पीसी में लिख देते हैं उसको, और ये तो ऑलरेडी कैश में ऐड हो चुका है, इसको कुछ करना नहीं था, ठीक है।
अच्छा, अगर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होगा तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेड, बताओ एंट्री। अभी इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, इसी एंट्री को उल्टा करना है, तो इंटरेस्ट टू कैश बैंक। बट दीदी इंटरेस्ट हमने, हमारा खर्चा है लेकिन हमने पे नहीं किया, तो एंट्री क्या करूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट तो डेबिट ही रहेगा, लेकिन ये हट जाएगा, इसकी जगह लाइबिलिटी बनेगी क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो एंट्री क्या होती है? अनपेड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखता हूं चलो। एंट्री विल बी इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। जैसे यहां पे कितना है आउटस्टैंडिंग? 650 ना। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अंडरस्टूड? तो एंट्री क्या होनी चाहिए? इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो मतलब ये इंटरेस्ट में ऑलरेडी ऐड हो चुका हुआ है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है, तो मतलब इसकी जर्नल एंट्री हो चुकी हुई है। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो हमारी लायबिलिटी हमें आएगा बैलेंस शीट में। समझा है क्यों करते हैं? हाँ, आउटस्टैंडिंग करके क्रेडिट दिया है मतलब वो लायबिलिटी है। एसेट होती तो क्या होता? वो डेबिट में होता ना फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। यस, तो इसलिए हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 650। हालांकि एक्चुअली यहां पे थोड़ा टेक्निकल एरर है। पता क्या है टेक्निकल एरर? अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तुम्हारा 650, लेकिन इधर टोटल इंटरेस्ट 475 दिखा रहा है। डेबिट में देखो ना इंटरेस्ट कितना है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में देखो ना इंटरेस्ट 475। एक्चुअली वो 650 या उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 650 रुपया तो हमने पे ही नहीं किया, तो कुछ पे भी किया होगा। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल एरर है एक्चुअली, बट अभी हमें जो दिया है हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे ना। समझा? तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ पिछले साल पे किया हो तो वहां से हटाया हो ये। समझा बेटा? ऐसा भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है हमने वो लिख दिया है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लोन। लोन इज अ लायबिलिटी, तो लिखो लोन 7500। अच्छा, अब देखो कौन सी एडजस्टमेंट ऐसी है जो बाकी है। तो क्लोजिंग स्टॉक बाकी है, तो इधर भी लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कितना था क्लोजिंग स्टॉक? 48,500। ठीक है, 48,500। और इधर भी ले लेते हैं टीसी में। बताओ 66 कितना? 325।
ठीक है, मैंने जीपी लिखा है, आप पूरा ग्रॉस प्रॉफिट लिखना। कितना था? 23 नहीं 26। अब देखते हैं, ये लो, मैडम वहां 88 आया है, तो चेंज होगा ना। हाँ क्रेडिट साइड बदलेगा ना, तो क्रेडिट साइड ज्यादा नहीं है क्या? हाँ तो फिर दोनों के नीचे चेंज होगा ना। 26,700 अब डेबिट साइड माइनस करो। डेबिट का टोटल कितना है भूमि? यस यस बेटा। विधि, एनी डाउट? ओके गुड। टोटल बोलो जल्दी डेबिट का। 16,040 ये डेबिट का टोटल है, चेक कर लो एक बार। विधि बराबर है ना? 16,040 डेबिट का टोटल। हाँ बोल। 10,000 738। सो वी ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। लिखो ऐड नेट प्रॉफिट। कंपनसेटिंग एरर ना। टेन 738। न- 90% तो ठीक ही है ना। एक आध किधर है? नहीं वो तो एज, हाँ 6/12 ओनली एंड ओनली ड्राइंग्स में होता है और किधर नहीं। हम्म तो देखना 6 महीने का फिर प्रीपेड हो गया, तो फिर मंथली कैलकुलेट मैं करके दिखाता हूँ अभी। सॉरी 3 मंथ्स ने 6 मंथ्स नहीं, 9 मंथ्स, क्योंकि जैन से है ना, तो 9 मंथ्स प्रीपेड हो गया। हाँ अभी करके दिखाता हूँ मैं वो भी, डोंट वरी।
पहले ये बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है कैपिटल का बार? 1,15,400। और ये ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है? हाँ, इधर कितना है? सो दिस इज द बैलेंस शीट। अब हम 16 सम करेंगे, दैट इज द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल मूव टू द सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब बीआरएस नहीं है, रेक्टी भी नहीं है, सिंगल एंट्री भी नहीं है। सिंगल एंट्री तो लिखवाने की क्या जरूरत थी, बोल देते पूरी बुक है। चलें 16 सम करें। अच्छा 16 सम किस किस ने ट्राई किया है पहले ये बताओ? 16 सम किस किस ने ट्राई किया है घर पे? आपने नहीं किया? आपने किया? विधि मैडम आपने किया है क्या 16 सम ट्राई? नहीं, ओके चलो अभी करेंगे। शेल वी स्टार्ट? शेल वी स्टार्ट? इधर देखो पहले, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 60,000 लिखो, क्या? टीसी बीए। An amount of rupees 3,000 is still to be received। still to be received मतलब आउटस्टैंडिंग है, इनकम है। तो पहले क्या करेंगे, देखो पहले क्रेडिट में किधर, क्रेडिट में कमीशन लिखा है किधर देखो? ओ तो यहाँ पे पहले हमें ना ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा इसका, ये रॉन्ग है। देखो इस ये नीचे मैच नहीं कर रहा है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस प्रॉपर। चलो तो ट्रायल बैलेंस पहले बनाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। नहीं नहीं, तुमको बना के ही देंगे, ये जस्ट प्रैक्टिस समय है।
हम्म। अच्छा। ओ माय गॉड। अच्छा चलो, अभी आप लोग मेरे को बताओगे। सबसे पहले है बैंक। बैंक किधर आएगा? एसेट है। एसेट इज अ डेबिट बैलेंस। फिर देखो बिल्स पेएबल। लिसन लिसन लिसन। बिल्स पेएबल मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो इधर लिखेंगे बिल्स। अच्छा, फर्नीचर एसेट है, डेबिट बैलेंस। कमीशन रिसीव्ड इनकम, क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक, डेबिट बैलेंस। $27,000। बिल्डिंग एसेट है। बिल्डिंग 37,500। वेजेस एक्सपेंस है। एक्सपेंस का भी बैलेंस इज डेबिट। क्रेडिटर्स, क्रेडिट। अच्छा, बैड डेट्स इज अ लॉस, डेबिट। हाँ ओनो, और ये क्या है? ये ओल्ड बैड डेट्स है। अच्छा, आरडीडी ओल्ड मतलब क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे। और कैपिटल क्रेडिट बैलेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, डेबिट। लेकिन कुछ लिखा है नीचे, तो वो भी लिखना है एज इट इज। और हम बना रहे हैं मार्च में। प्रीपेड। सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज कितना है? 30,000। बैंक लोन लाइबिलिटी है। कितने का? 30,000। सन्ड्री एक्सपेंस। एक्सपेंस आ गया मतलब डेबिट। कितना? 30 ना? 7,000।
अच्छा, इंटरेस्ट पेड डेबिट, कितना है इंटरेस्ट पेड? मशीनरी एसेट है डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और परचेज डेबिट, डेटर्स डेबिट, और परचेज रिटर्न क्रेडिट। और कैश इन हैंड डेबिट। ठीक है, अब दोनों का टोटल करना पड़ेगा और मैच भी होना चाहिए। किया है क्या? okay. $3 lakh on both the sides। अब करना है सम। ये नोट कर लिया है सबने अपने पास? विधि मैडम रिटर्न। इसकी चैट नहीं दिख रही यार मेरे को। ओके, अब भी दिख रहा है। चलो लेट्स डू इट। अब एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं पहले। क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा नहीं। अच्छा, एन अमाउंट ऑफ 3000 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन। तो कमीशन रिसीव्ड किधर है? ये रही ना। एक काम करो इसके आगे स्टार मार्क करो, कमीशन रिसीव्ड के आगे कोई अलग कलर करते हैं। अच्छा, इसको ये कर लेते हैं, हाईलाइट करते हैं। चलो ये लो, कमीशन रिसीव्ड इज हाईलाइटेड। क्यों हाईलाइटेड है? बिकॉज दिस हैज द एडजस्टमेंट। अब बताओ, प्री रिसीव्ड है तो प्री रिसीव का प्री का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? माइनस। तो क्या करोगे पहले? माइनस फ्रॉम, नहीं, एन अमाउंट ऑफ 3000 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड। यस, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? कमीशन में, रिसीव्ड में। और दूसरा, मिलना है तो मतलब दिस इज एसेट, तो किधर आएगा? एसेट साइड पे। ये इनकम है ना, वो क्या था? हाँ, ये मिलना है तो एसेट। गुड, नेक्स्ट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आर टू बी क्रेडिटेड एट 2 and 3%। अच्छा, एक काम करो, डेटर के आगे भी, डेटर को भी हाईलाइट करो पहले, और क्रेडिटर को भी करो, क्योंकि दोनों पे ही, यहां पे आरडीडी नहीं है, आरएफडीडी है और आरएफडीसी है। ठीक है। अच्छा, अच्छा एक मिनट, आप पीछे देख लो, आरडीडी तो नहीं है किधर? नहीं है। अच्छा, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 4000। बाय मतलब
देखो यहाँ पे बाय और टू हो गया ना, बहुत ध्यान से देखना। बाय मतलब 4500 कम करना है, और अगर टू लिखा होता तो 4500 बाहर लिखते, डिफरेंस माइनस करते। अंडरस्टूड? बाय और टू, टू मतलब उस वैल्यू तक ले जाओ। मान लो मैं बोलता हूं कि योर मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड टू 10, मतलब तुम्हारे मार्क्स में 10 ले जाऊंगा क्योंकि तुम कॉपी कर रही हो, तो आई विल रिड्यूस योर मार्क्स टू 10। एंड दूसरा मैं बोल रहा हूं आई विल रिड्यूस योर मार्क्स बाय 10 मार्क्स। तो मान लो तेरे 80 आए तो मैं उसमें से 10 माइनस कर लूंगा बाय मतलब। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि 10 ही कर दूंगा टू 10, तो मतलब 80 से सीधा 10 कर दूंगा, 70 उड़ा दूंगा। वो भी वो यहां पे क्या बोल रहा है वो, बाय 4500, मतलब डेप्रीसिएशन का वैल्यू है 4500, ना कि उस एसेट का वैल्यू है। अच्छा, तो पहला फर्नीचर पे स्टार्ट करें, किधर है फर्नीचर, देखो जरा, सेकेंड वाला। और बिल्डिंग बाय 10%, तो बिल्डिंग का भी 10% होगा। नेक्स्ट, तो सैलरी वेजेस दोनों को, वेजेस हाँ दोनों में ऐड होगा, और सैलरी दोनों में ऐड होगा, और लाइबिलिटी में आएगा। बस हो गया सब एडजस्टमेंट्स। शेल वी स्टार्ट द सम? चलो फटाफट से सम स्टार्ट करते हैं। इतना सबने कर लिया। विधि अंडरस्टूड ऑल द एडजस्टमेंट्स, मार्क्ड ऑल्सो। लेट अस डू द सम। जल्दी जल्दी से फॉर्मेट बना लो। वंशी समझा तू रॉन्ग क्या किए, क्यों रॉन्ग हुआ, कुछ समझा? ये वाला सम 16th हो गया, टैली हो गया। हाँ गुड। ठीक। सीवी में एसपी वाले हैं क्या? क्योंकि मोस्टली जिसने सीए करना रहता है वो मैथ्स लेते हैं। हाँ ये, क्योंकि फाउंडेशन में मैथ्स करना पड़ता है, वहाँ पे है ही। नहीं, वो हर किसी को अपना स्ट्रेंथ वीकनेस पता रहता है, सो डू अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। हम्म हम्म हम्म
हम्म। नहीं जो चीज हम्म, हम्म। तो मैनेजमेंट में ही जाने वाली है ना, वही मैनेजमेंट हो गया ना। हम्म। लेकिन तेरे को 12th में मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे। तेरे को कौन सा फील्ड चाहिए? HR। हम्म, हम्म। तेरे को 90% प्लस चाहिए, वो सोच ले। अकाउंट्स में तो आउट ऑफ चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 इन 12th। अकाउंट्स में फुल मार्क्स चाहिए, बाकी में सब 80+। और तेरा क्या है, इलेक्टिव क्या है? हिंदी है? हिंदी में मार्क्स नहीं आते। हम्म। तूने IT लिया नहीं था ना, इसलिए। शैल वी स्टार्ट? सबसे पहले देखो क्या है, बैंक। बैंक इज अ असेट, राइट? तो बैलेंस शीट में 10 लाइन छोड़ के लिखो बैंक, और कितना है वैल्यू? 30,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, बैंक के बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल वी विल राइट ऑन क्रेडिट साइड। तो लिखो बिल्स पेबल। देखो एडजस्टमेंट जो जहां जहां आएगा ना मेरे को बोल देना, तो मैंने यहाँ मार्क नहीं किया है, और ऊपर नीचे करने में टाइम वेस्ट होगा। $7,500। फर्नीचर इज अ एसेट। फर्नीचर पे कुछ एडजस्टमेंट है क्या? है ना?
तो इधर लिखेंगे फर्नीचर, कितना वैल्यू है फर्नीचर का चेक करो, 19,500। कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, रिड्यूस्ड बाय 4,500, 4,000, यस, लेस डेप्री 4,500, और बाहर आ जाएगा 15,000, यस। पी एंड एल में क्योंकि एक से ज्यादा, अच्छा एक लाइन छोड़ो ना पहले ऊपर, फिर लिखो टू डिप्रीसिएशन, ऐसा हेडिंग बनाया, फिर लिखेंगे ऑन फर्नीचर। कमीशन रिसीव्ड, एडजस्टमेंट है इसका, कमीशन रिसीव पहले किधर आएगा, पीसी में, अब देखो 3,000 तो मिला हुआ है, इस पे एडजस्टमेंट क्या है, बोलता है एन अमाउंट ऑफ 3,000 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड, मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो होगा ऐड आउटस्टैंडिंग आउटर कॉलम में आ गया 6,000, और एसेट में भी लिखेंगे, बैंक के नीचे लिखो, क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीवेबल, हाँ। स्टॉक कौन सा, ओपनिंग, स्टॉक के बाद आता है बिल्डिंग, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है देखो, और डेप्री कितना था 10%, 3,750, टोटल, ठीक है। चलो आगे, वेजेस, वेजेस पे भी स्टार है, तो एक मिनट, कितना वेजेस है, आउटस्टैंडिंग है ना, और सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,500। अच्छा, वेजेस के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है, अच्छा क्रेडिटर्स थे कितने के, 37, न्यू, कितना परसेंट, 3, 36,375, इफेक्ट विल बी इनकम, पीसी मैडम, क्रेडिटर का इनकम होता है, ये डिस्काउंट हमें मिलती है ना, क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देता है, इनकम में आएगा बाय न्यू आरएफडीसी डॉट,
ओनो करना पड़ेगा। एक्चुअली लास्ट में ही करना चाहिए। क्यों? 12th स्टैंडर्ड में ना कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स आएंगी जिसमें ये वैल्यू इसकी ना कम ज़्यादा हो जाएगी डेटर की, तो हाँ। ठीक है, लिख दिया बेड डेट्स 4500। अच्छा, ओल्ड आरडीडी दिया है 3000, तो इधर लिख दो 3000। ओल्ड आरडीडी दिया है ना, वो बाद में करेंगे, नहीं आएगा तो ठीक है। अभी जो है वो और ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि ये माइनस है। सेल्स रिटर्न कितना है? और कैपिटल 1,20,000। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, प्लस माइनस होएगा ना। दीदी क्या हो गया, सो गई है क्या? जगह भी बताई उसने कहाँ रखे है। अच्छा, कितनी थी इंश्योरेंस प्रीमियम? अब देखो, ये जो 18,000 है ना, ये हमने 12 महीने के लिए भरा है। तो पहले किधर कैलकुलेशन दिखाते हैं, एक छोटा सा लिखते हैं, वर्किंग नोट 1। अब देखो, देखो 12 महीने के लिए 18,000 रुपया पे की है, तो फॉर 1 मंथ अब देखो 3 महीने का तो हमने पे करना था, लेकिन एडवांस कितना पे किया? 9 मंथ्स का, तो इधर लिखेंगे प्रीपेड। $1,500 इंटू 9, तो कितना हो गया देखो जरा, 9 मंथ प्रीपेड है ना। पर लॉजिकली ऐसा ही करना चाहिए, हमें प्रीपेड का कैलकुलेट करना है, ना कि इस साल का। कितना आ रहा है? 13,000। समझा मैं, तूने करंट ईयर का एक्सपेंस कैलकुलेट किया है, माइनस करना है, इसीलिए ये पहले निकालना है, वो तो ऑटोमेटिकली आएगा। ये वर्किंग समझा तो बोलो। प्रीपेड तो 9 महीने के लिए ही है ना, देखना। जैन फेब और मार्च, जेएफएम जो है वो तो इसी साल आएगा, तो एडवांस तूने कितने महीने का दिया है फिर? अप्रैल से लेके दिसंबर काउंट कर, कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स। तो जितने महीने का प्रीपेड है उतना ही कैलकुलेट करना है ना अपने को।
वो इस साल का खर्चा है, तो वो ऑटोमेटिक आना चाहिए, हमें प्रीपेड कैलकुलेट करना है। ये देखना ऊपर लिखा है ना, देखो ना, फ्रॉम अप्रैल ईयर कौन सा था, 19, अप्रैल 19 से लेके दिसंबर 19 तक जो है वो हमने एडवांस पे किया है ना, क्योंकि मार्च तक तो हम बना रहे हैं ना फाइनेंशियल अकाउंट्स, मार्च तो इसी साल का पार्ट है ना, अप्रैल से लेके नेक्स्ट मंथ आएगा, तो नेक्स्ट मंथ कितने हो गए, 9 मंथ नहीं हो गए, तो हमने एडवांस 9 मंथ का पे कर दिया, तो एडवांस कितना हो गया, 13,500 मिलेगी फ्यूचर में इतने की। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, जो ये अमाउंट है ना ये माइनस करनी पड़ेगी, तो इधर लिखेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ऑटोमेटिकली बाहर 4,500 आएगा जब तुम 13,500 माइनस कर दोगे। हाँ, अभी 13,500 इज एसेट, क्योंकि इसका हमें सर्विस मिलना है, तो हम एसेट साइड पे जाके लिखेंगे डन। एनी डाउट, आगे चलते हैं अभी। अच्छा, तो सैलरी के ऊपर भी स्टार था, और आउटस्टैंडिंग कितना है, 4,500। और क्योंकि ये लाइबिलिटी है 4,500 की, तो लाइबिलिटी साइड पे भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है बैंक लोन लाइबिलिटी में, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितने थे सन्ड्री एक्सपेंसेस, 7,500। अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंसेस के नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, वो भी P&L में आएगा।
कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा ही ले लो बाहर। सेल्स 96, 94,500, ठीक है। अच्छा फिर परचेज 42, अच्छा डेटर 31,500, इस पे एडजस्टमेंट है। सी डी डी 31,500। देखो आरडीडी है ही नहीं, आर एफ डी डी है, आरडीडी नहीं है, आर एफ डी डी है। कितने परसेंट है? 2%। 630, तो 630 माइनस करो बाहर कितना आएगा देखो। कितना आ रहा है माइनस करके? अब डेबिट साइड में इधर लिखेंगे टू, आरडीडी नहीं मैडम, आरडीडी तो वो तो ऊपर आ जाएगा फिर। अब देखो यहाँ पे नील नील लिख दें, कुछ है ही नहीं है न्यू तो। और 4,500 में से 3,000 गया तो बाहर आ गया 1,500। अच्छा परचेज रिटर्न 3,000, तो बाहर कितना आएगा 39। और कैश इन हैंड एसेट, और क्लोजिंग स्टॉक 60,000। अच्छा कुछ और एडजस्टमेंट बाकी है क्या? नहीं, तो पहले ये ठीक है, निकालो जल्दी, सॉल्व करो। बताओ जीपी एनपी बैलेंस शीट सब। 54, जीपी 79,500, ठीक है। आगे चले उसके बाद
86। डेबिट साइड टोटल कितना है? बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया? 38। अब इसको करना है कैपिटल में ऐड। कितना था? 28 टू बाहर कितना आया? और टोटल करो। 2 लाख। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक विच विल गिव यू 24 मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। फिर रेडी रहे। 12th स्टैंडर्ड में हम इसकी और ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? तो जस्ट इंट्रोडक्शन 15 मिनट है, क्या करेंगे फिर? कोई बात नहीं ना, चलेगा ना। दिमाग करना ही नहीं है, अब बातचीत करेंगे हम लोग, कुछ पढ़ने वाले नहीं है। कल नहीं है, परसों है। मैं कौन सा पढ़ाने लगा हूं? मैं पढ़ा ही नहीं रहा, ओनली बातें कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब ये जो छोटे छोटे बिजनेस वाले होते हैं, जैसे बाजी बेच रहे हैं लोग इधर बैठ के, वड़ा पाव का एक ठेला है, या फिर इडली और ये डोसा वगैरह बेचने वाला ठेला है, ठीक है? इन लोग को पता चलता है कि ये प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं? ये जो बाजी बेच रहे हैं, तो बाहर निकलेगी कितने लोग देखो, कोई बाजी बेच रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई, हाँ, तो इनको पता चलता है कि इनको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कैसे? इन्होंने सीए हायर किया होता है या अकाउंटेंट बिठाया रहता है? उनको पता है, उनको पूछ के, अच्छा उनको पूछ के आना, अंकल तुमको गोल्डन रूल पता है? तो फिर वो बुक्स कैसे बनाते हैं भाई? हम्म। हम्म। ये तो एक दिन का हुआ, पूरे साल का करना हो तो?
देखो ये जुने तूने जो बोला है ना वही है सिंगल एंट्री। Where there is a no system, there is a single entry system. समझा? अब कोई भी छोटा मोटा दुकानदार पता क्या करता है, वो क्या करेगा सोचो, वो दो तीन चीज का हिसाब रखता है मोटा मोटा। एक तो वो हिसाब रखेगा, एक उसकी कोई बैंक में अकाउंट ओपन किया रहेगा, आजकल तो सबको करना पड़ता है। क्यों? क्यों? क्योंकि लोग आजकल ऑनलाइन, अभी देख तू छोटे से छोटी दुकान पे भी जाएगी ना, उसने जीपे रखा रहेगा, तो मतलब उसने बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है, इसका मतलब। ठीक है, अभी देखो सिंगल एंट्री सिस्टम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कमाई का सबसे बड़ा साधन है। क्यों? इसका यूज कब करना पड़ता है? अब इसका सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज पता है कब होता है? जब किसी को, मान लो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर भाऊ वड़ा पाव वाले के उधर आ गया वड़ा पाव खाने के लिए, और उसको 10 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ गया, और उसने काउंट किया यार इसको कितना लाइन लगता है, और ये इनकम टैक्स तो भरता नहीं है। वो ऑफिस में जाके पहला काम क्या करेगा? भाऊ वड़ा पाव वाले को एक लव लेटर लिखेगा, मिस्टर भाऊ वड़ा पाव वाला, लेट अस गो टू या गो टू अ डेट। हाँ, क्योंकि वो दिख जाएगा ना उसका कमाई, फिर उसको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। कैश दिखता नहीं है। जो भी ऐसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस हैं वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्यों? अगर वो ऑनलाइन एक्सेप्ट करेंगे तो उनको कितनी कमाई हो रही है वो दिख जाएगी, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे उनके पास। वो छुपा नहीं सकते, फिर अपनी इनकम कंसील नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो अब इनकम टैक्स वाले का नोटिस आ गया, भाई आजा इस डेट को। मुझे बताओ, किसी भी बिजनेसमैन को अगर इनकम टैक्स वालों का लव लेटर आ गया तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? उसको पता है मेरी अभी जान एक ही बंदा बचा सकता है, नहीं तो घर बार सब बिक जाएगा, जाना पड़ेगा हरिद्वार। जब ये रेड पड़ती है ना, दीवारें तक तोड़ देते हैं। उनको पैसा हाँ किधर रखा है? अभी तो उनके पास मशीन स्कैनर रहते हैं, वो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है अभी। वो पुराने जमाने में तोड़ते थे, वो ऐसे स्कैनर से उनको पता चल जाता है दीवार के अंदर कहाँ क्या है। टेक्नोलॉजी। अभी देखो ना, मेट्रो में जाओ तो हम अपना बैग देते हैं उनको, वो स्कैनर से निकलता है, तो उनके कंप्यूटर पे सब दिखता है अंदर क्या क्या है। तो अगर बैग ऐसे स्कैन हो सकता है तो बाकी चीजें भी तो हो सकती हैं। समझे? तो सिंपल सी बात है भाई, वो अभी भाग के किधर जाएगा? वो सीधा सीए के पास जाएगा, क्योंकि उसने बुक्स बनाई नहीं आज तक। वो तो इसी सिस्टम से बनाता रहा, अच्छा आज इतने का मटेरियल आया, इतना कैश आया, इतना मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अभी पूरे साल की बुक्स दिखानी पड़ेंगी उधर जाके, पूरे साल में कितनी कमाई की है, बराबर की नहीं? तो फिर सीए क्या करेगा? सीए कोई जादू की छड़ी है कि बुक्स बना देगा उधर बैठ के? सीए एक ही काम करेगा भाई, उसके पास से उसका बैंक अकाउंट पासबुक लेगा और देखेगा इस साल के पहले दिन इसकी बैंक के अंदर कितना पैसा था और आखिरी दिन कितना पैसा है। ठीक है, तो मतलब एक चीज तो हमें मिल गई, बैंक क्या मिल गया? एसेट। एक एसेट मिल गई, बैंक बैलेंस। ओपनिंग भी मिल गया, क्लोजिंग भी मिल गया। फिर वो पूछेगा, अच्छा
साल के पहले दिन तुम्हारे पास क्या क्या एसेट थी, वो बोलेगा इस साल मैंने एक गाड़ी खरीदी है, इस साल मैंने एक फ्लैट भी लिया है। अच्छा, उससे पहले कितने थे? उससे पहले 2 फ्लैट पहले भी थे। बिल्डिंग, 2 फ्लैट कितने के होंगे तुम्हारे? होंगे 2-3 करोड़ के। कितने? 2 के 3, 2.5 करोड़। चलो 2.5 करोड़ रुपए के ओपनिंग। अच्छा सर, मैंने 1.5 करोड़ का एक और खरीदा है इस साल। अच्छा, तो मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? बिल्डिंग 4 करोड़। गाड़ी खरीदी? नहीं, कितने की? 15 लाख। एक और एसेट आ गई, 15 लाख की कार। अच्छा, और अच्छा, मैंने अपनी बीवी को गोल्ड का एक वो नेकलेस गिफ्ट किया है। अच्छा, कितने का? कितने का? 5 लाख का। अच्छा, 5 लाख मतलब तुमने कहाँ से निकाला? 5 लाख तुमने कहाँ से निकाला? सर बिजनेस से, ड्राइंग्स 5 लाख। अच्छा, फिर सर मैं हर महीने 1 लाख अपनी सैलरी भी निकालता था। अच्छा, कितनी ड्राइंग्स हो गई? 12 लाख। अच्छा, मैंने अपनी बेटी की शादी भी की, उसके ऊपर मैंने 1 करोड़ का खर्चा किया। अच्छा, वो भी क्या हो गया? ड्राइंग्स 1 करोड़। तो सीए क्या करेगा? ऐसे उसकी सब एसेट्स लायबिलिटीज गेस करेगा। अभी गेस करके ही हमको बुक्स बना सकते हैं भाई, एक्चुअल फिगर तो हमारे पास नहीं है। तो हम उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज। अच्छा, कोई भी शॉपकीपर एक काम जरूर करता है, जिससे पैसे लेने होते हैं, अनपढ़ से अनपढ़, वो भी क्या करेगा? एक डायरी छोटी सी रखेगा पॉकेट में, इससे इतना पैसा लेना है, इसको इतना पैसा देना है। तो मतलब डेटर और क्रेडिटर का भी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा वहां से। ठीक है, तुम लोग भी याद रखते हो ना किस फ्रेंड से कितना पैसा लेना है उधार का? या हाँ, जो देना होता है वो हम याद नहीं रखते, लेकिन जो लेना होता है हम याद रखते हैं। तो वो भी तो रखेगा ना। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे सीए क्या करेगा? उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज का एक अपने पास डिटेल बना लेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग का। अब तुम बोलोगे सर ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस बना के करेगा क्या? अरे, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस क्या होगा? उसका प्रॉफिट। नहीं समझा? नहीं समझा ना? अब मान लो, अच्छा एक्चुअली पहले मैं थोड़ा बेस बता देता हूं, ये बुक्स बनाने का बेस क्या है। ये बुक बनाने का बेस ऐसा है कि एक भाजी वाला जो बेस बनाता है ना, वही। अब देखो, एक भाजी वाले को कैसे समझता है आज मैंने कैसे कितनी कमाई की है? वो मान लो उसने ना एक लमसम अमाउंट रखा होता है, वो सुबह अपने घर से निकलता है 4 बजे, मान लो 10,000 रुपया जेब में डाल के निकला, 10,000 रुपया जेब में डाल के निकला, और 10,000 रुपए की वो भाजी लेके आया, और पूरा दिन बैठ के उसने भाजी बेची। शाम को वो घर पे गया, उसने अपना पूरा पॉकेट खाली किया और देखा अभी 15,000 हो गया है। तो वो क्या करेगा? वो दिमाग लगाएगा, सुबह कितना लेके गया था? 10, इसमें से 10 निकाल लो पहले, जो बच गया वो क्या है उसका? अच्छा, अगर हम टेक्निकल बात करें, जो सुबह उसने पैसा लेके निकला उसको हम बोल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। बराबर ना? और शाम को जो घर लेके आया वो उसको बोल सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द डे। ऐसे ही करते हैं ना, ये जितने छोटे छोटे शॉपकीपर्स वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं? वो डेली डेली प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? उनको पता रहता है मैं सुबह इतना पैसा लेके निकला था घर से, और शाम को इतना लेके आया, तो सुबह जो लेके गए थे वो माइनस, तो बचा हुआ क्या है? प्रॉफिट। अब एक और चीज है, अब उसको याद आता है भाई जब मैं उधर भाजी बेच रहा था ना, तो चुन्नू की मम्मी आई थी वहां पे,
मतलब उसकी वाइफ, और वो बोल रही थी चुन्नू की फीस भरनी है, 2,000 रुपया दो, तो वो 2,000 रुपया भी लेके गई थी मेरे से, तो मतलब वो होगी ड्राइंग्स। अच्छा, तो अगर वो 2,000 रुपया वो लेके नहीं जाती उसकी वाइफ, तो 2,000 रुपया ज्यादा होता ना इसमें क्लोजिंग कैपिटल में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम ड्राइंग्स ऐड करते हैं, क्योंकि वो भी बिजनेस ने 2,000 कमा के दिया था, इसने निकाल लिया वो अलग बात है। तो हमेशा क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, किसमें, क्लोजिंग कैपिटल में। ओपनिंग कैपिटल माइनस करने से पहले हम क्लोजिंग कैपिटल के अंदर क्या करते हैं, ड्राइंग्स ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ड्राइंग्स हुई है वो भी बिजनेस की कमाई थी, इसने पर्सनल यूज में खर्चा कर दिया। फिर मान लो उसमें से 200 रुपए की भाजी वो अपने घर के लिए लेके आया, तो वो भी तो ड्राइंग्स है, वो भी ऐड करना पड़ेगा, माइनस नहीं, क्योंकि वो बिजनेस का है, तो बिजनेस की कैपिटल में ऐड होना चाहिए वो 200 रुपया, क्योंकि ये खुद घर लाने की जगह बेचता तो 200 रुपया और बढ़ता था क्लोजिंग कैपिटल का। तो ऐसे हम एक फॉर्मूला सा बना देते हैं, क्या, ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर द ईयर। लॉजिक समझा है आपको मोटा मोटा, कि एक सीए क्या करेगा, सीए जाएगा और सब देख के एसेट और लायबिलिटी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ले लेगा, फिर वो बनाएगा बैलेंस शीट्स, उसको यहां पर बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसमें क्या करेंगे, एक में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, बैलेंस शीट अभी हमने किया, एक साइड पे आ जाता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दूसरी जगह आ जाती हैं एसेट्स। अब मान लो इन तीन में से दो चीज हमारे पास है, तीसरी निकाल सकते हैं। ये बैलेंस शीट है, मान लो 1,00,000 रुपए की एसेट्स हैं, 1,00,000 रुपए की क्या है, और यहां पे क्या होता है, एक होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ऐसा ही रहता है ना। मान लो 20,000 रुपए की लायबिलिटीज हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल होती है, मतलब टोटल दोनों साइड का कितना होना चाहिए, 1,00,000। अब 20,000 तो है हमारे पास, तो कैपिटल कैसे आ गई, 1,00,000 माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, तो हम इधर लिख देंगे 80,000 रुपया कैपिटल। तो एक चीज हमें समझ रही है कि अगर एसेट हो और लायबिलिटी हो, कैपिटल हम निकाल सकते हैं। कैसे, दो वैल्यू पुट कर दी, तीसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लियर, तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। ये दो तीन जो मैंने लॉजिक बताए हैं ना, इन्हीं के बेस पे पूरा चैप्टर करेंगे हम लोग, ओके।